हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी केवीएस इंटरव्यू सीरीज। और अब ये जो हमारी न्यू सीरीज शुरू हो रही है आज, ये DSSB एग्जाम पेडागॉजी सीरीज का ये पहला वीडियो है। और आपको अब तैयारी शुरुआत कर देनी है। आपने शुरुआत कर भी दी है, आपके क्वेरी से पता चलता है। सो ये पहली वीडियो है, इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। और ये हमारी सीरीज जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता DSSB का, तब तक ये चलती रहेगी। और अभी टाइम भी है, हमें अभी से शुरुआत कर देनी है तैयारी की, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है DSSB का बहुत अच्छा जाए। तो पेडागॉजी सीरीज़ का पहला वीडियो है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता किसका संकेत है? टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ मैनरलेस या बोर्डम कॉज्ड बाई रिपीटेटिवनेस है। तो यही इसका सही उत्तर है कि दोहराव के कारण बोरियत। तो यदि कक्षा में आपकी बातें हो रही हैं, अनुशासनहीनता हो रही है, तो इसका मतलब है कि दोहराव या रिपीटिशन, बार बार कोई आप टॉपिक कर रहे हैं, उसकी वजह से क्लास में बोरिंग एनवायरनमेंट बन रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। छात्र अच्छा नहीं है, शरारती व्यवहार है, बाकी इस प्रश्न के सही उत्तर नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किसी भाषा में वाक्य या वाक्यांश की रचना को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों के समूह को क्या कहते हैं? What refers to the set of rules and principles that govern the structuring of a sentence or phrase in a language? तो सेंटेंस फ्रेज के जो रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसको समूह को क्या कहते हैं? वो वाक्य विन्यास कहलाते हैं या सिंटैक्स कहलाते हैं। इसको आपको समझ लेना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है DSSB में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो और ये भी एक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर है कि किस वर्ष के अध्ययन से पता चलता है कि पुरुष महिलाएं जो हैं वो इंटरडिपेंडेंस टाइप में भिन्न है एक दूसरे से। ये 1997 की एक रिसर्च में ये पता चलता है। ये एक फैक्ट क्वेश्चन है, इसे हमें याद ही करना है। आगे देखते हैं अधिगम के आकलन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम के आकलन में होने वाली मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? विच इज़ द मेन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आपने पढ़ रखा है कि प्रत्येक छात्र को उसके अधिगम में सुधार करने के तरीके के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? लर्निंग। तो अधिगम के लिए आकलन जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, क्या करता है? एक प्रतिक्रिया देता है। क्या करता है? फीडबैक देता है बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए। आपको ये पहले से पता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी इस प्रश्न के सही उत्तर नहीं है। नैदानिक परीक्षा नहीं है, निर्भर रहते हैं शिक्षकों पर, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो कौन सा अधिगम शिक्षार्थियों पर कुछ करने के अपने अनुभव को प्रतिबिंबित करने पर केंद्रित है, ताकि वैचारिक अंतर्दृष्टि के साथ व्यवहारिक विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है? तो कौन सी लर्निंग है जो फोकस करती है रिफ्लेक्टिव ऑन देयर एक्सपीरियंस को, और कॉन्सेप्चुअल इंसाइट और प्रैक्टिस एक्सपर्टीज को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुभवात्मक अधिगम या एक्सपेरियंशियल लर्निंग जो है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस चीज़ को क्या करती है? वो प्रमोट करती है कॉन्सेप्चुअल इंसाइट और प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज को। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। व्यवहारिक शिक्षा इस प्रश्न का बाकी जो है इसके सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि संचारी जो पार्ट होता है, कम्युनिकेटिव लेशन, वो क्या नहीं है? कॉन्सेप्चुअल, ये तो प्रासंगिक होता है, शिक्षार्थी केंद्रित है, प्रमाणिक है, व्याकरणिक नहीं है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ग्रामर्टिकल नहीं है। जो कम्युनिकेटिव लेशन होता है, कम्युनिकेशन वाला होता है। आगे देखते हैं। जिस व्यक्ति में अद्वितीय लक्षण होती है, विशेषता होती है, उसे क्या कहते हैं? एक कोई इंडिविजुअल है, यूनिक ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो डिसेबल इंडिविजुअल कहलाता है। ये जो है इसकी डेफिनेशन में आता है। इसकी यही डेफिनेशन दे रखी है कि उसमें यूनिक ट्रेट्स पाई जाती हैं और कैरेक्टरिस्टिक रहती हैं, वो डिसेबल्ड चाइल्ड कहलाता है। आगे सिमुलेशन कोई उद्दीपक है, आपने पढ़ा हिंदी में उद्दीपक, जो जैसे हमारे सैड, एंग्री, हैप्पी। तो इसमें क्या है, इस बेस्ड ट्रेनिंग जो रहती है, सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग रहेगी। तो उसमें क्या रहेगा? उसमें टेक्नोलॉजी यूज असिस्ट इन ट्रेनी डेवलपमेंट, ये चीज़ इसका सही उत्तर हो जाता है। ये भी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारा। ये क्वेश्चन है इन अनदर मेथड विच यूजेस टेक्नोलॉजी टू असिस्ट इन ट्रेनी डेवलपमेंट।
तो ट्रेनी डेवलपमेंट के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, ये सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग कहलाती है। आगे ये भी इम्पोर्टेंट है, इस तरह के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिंदू धर्म का सहायक विषय नहीं है। तो हिंदू धर्म के जो विषय आपने पढ़े, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा है, नक्षत्र जो है वो सहायक विषय नहीं है, जो है नक्षत्र ज्योतिष के अंतर्गत ही आता है। तो ये हो जाएगा, ये नक्षत्र जो है विषय नहीं है, ये ज्योतिष एक विषय हो जाता है। तो ऑक्सिलरी डिसिप्लिन जो है कौन सा नहीं है, ये नक्षत्र नहीं है। आगे देखते हैं, समानता का वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। पक्षपात तरीके से हाव भाव भाषा बनाए रखें, कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करें, ऐसी किसी स्थिति से बचें जो लिंग आधार पर अपमानित परेशान कर सकती है, तटस्थ भाषा का प्रयोग करें या अलग अवसर, ये सही हो जाएगा। लड़के और लड़कियों को कक्षा में भाग लेने के अलग अलग अवसर देना, ये नहीं है, एक साथ ही अवसर देना होता है, अलग अलग अवसर नहीं देना होता। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन जो डी है कि सॉरी ये जो डी है कि गिव डिफरेंट अपॉर्चुनिटी टू बॉय एंड गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, तो ये हमें नहीं करना है एक शिक्षक के रूप में। अब एनईपी के कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, क्योंकि एनईपी जो है, कोई भी हमारा टीचिंग एग्जाम अभी हुए हैं, यूपी टेट भी होने वाला है, हमारे एमपी टेट है, अभी केवीएस में देखें आपने कितने क्वेश्चन आए हैं, तो ये तो टॉपिक है ही बर्निंग का। तो एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर किस तरह है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, बताने की ज़रूरत है नहीं। ये फाउंडेशनल स्टेज है, फिर ये है प्रेपरेटरी स्टेज, फिर आपकी मिडिल स्टेज और फिर सेकेंडरी स्टेज, ये आपको पहले से आपने पढ़ रखा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 किस प्रकार की पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र बनाती है। टू इंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, तो एनईपी 2020 क्या प्रपोज करती है कि परीक्षाओं पर केंद्रित हो हमारी पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र, या पाठ्य पुस्तकों पर संलग्न संदर्भित हो मानकीकृत। तो ये परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं है, टेक्स्ट बुक पर नहीं है। स्टैंडर्ड भी वो गलत हो जाता है, स्टैंडर्ड कोई कहीं भी आए तो स्टैंडर्ड को नहीं, फ्लेक्सिबल को जो है बल दिया गया है एनईपी में। तो इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए, कि कॉन्टेक्स्ट जो हो, कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान में रखते हुए जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए। इंगेजिंग हो, इंगेजिंग का मतलब होता है कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें एक्टिविटी डाली जाए ताकि बच्चे उसमें इंगेज रह सकें। आगे एनईपी 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है, कौन सा जो स्टेटमेंट है प्रपोज्ड है। मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बाधक है, तो ये तो गलत हो गया, किसी तरह से बैरियर नहीं है। बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में उत्साहित करना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है। बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, ये लिखा हुआ है उसमें। मल्टीलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअल क्लास की बात की गई है, कि अलग अलग भाषा के यदि बच्चे हैं तो उसका उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं बच्चों को। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो हमारी जो मातृभाषा है वो प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा देने को वो प्रमोट करती है, नई एजुकेशन या आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन 2020 जो है पॉलिसी यही प्रपोज करती है कि बच्चों की जो इनिशियल लर्निंग होनी चाहिए वो उनकी मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए। आगे देखते हैं, तो मूल्यांकन जो है असेसमेंट किस तरह होना चाहिए एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। तो रटने की क्षमता का परीक्षण तो ये नहीं होना चाहिए, याद रखने की क्षमता नहीं है, बच्चों की सीखने की, बिल्कुल हमें असेसमेंट ऐसा करना है जो सपोर्ट करे बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में, ताकि हमें सिर्फ इसीलिए असेसमेंट करना है, परीक्षा लेना है, ताकि बच्चों की हमें कमियां पता चल जाएं और वो हम कमियां आगे दूर करने के लिए पढ़ा सकें। तुलना करना कहीं नहीं इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मिशन मोड में ये आपको याद कर लेना है कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये कब कार्यक्रम लाया गया था। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन ये कार्यक्रम एनईपी 1986 का ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को कैसी होनी चाहिए। तो विषय वस्तु तो प्री डिटरमाइंड कंटेंट पर आधारित होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, इंक्वायरी ड्राइवन या डिस्कवरी ओरिएंटेड। तो ये चारों इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चारों ही जो है एनईपी 2020
कहती है, शिक्षा को बताती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है, चेंजेस क्या हैं। तो स्टैंडर्ड से फ्लेक्सिबिलिटी है, बिल्कुल यही है। रचनात्मक से योगात्मक है, ये गलत है, ये उल्टा है आपका। समेटिव से फॉर्मेटिव, जो हमारी परीक्षाएं हैं उनको उनकी जगह पे जो हमारे असेसमेंट हैं फॉर्मेटिव है, रचनात्मक मूल्यांकन, उसको जोड़ दिया गया है। और संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, तो परीक्षा के लिए सीखना नहीं बताया गया। बहुविषयता से कठोरता, तो कठोरता की ओर तो बताया नहीं गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है कि स्टैंडर्ड से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर जो है बदलाव है एनईपी 2020 में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है बहुभाषिता या मल्टीलिंगुअलिज्म एक रुकावट है, बिल्कुल नहीं है। एक पूंजी की तरह है, तो यही इसका सही हो जाता है। एक एसेट है, पूंजी है कि आप उसको एक रिसोर्स की तरह यूज़ करके बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज के शब्द सिखा सकते हैं और उनकी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। बाकी गलत हो जाएंगे, अवरोध के रूप में ये सारे इसके गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 जो है सामाजिक आर्थिक जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके बच्चों के लिए क्या कहती है। रटकर सीखना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन तो बिल्कुल है ही नहीं है। आपका मीनिंगफुल करिकुलम होना चाहिए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग, तो ये नहीं है। आपकी संदर्भित अर्थपूर्ण रिलेटेबल और मीनिंगफुल करिकुलम होना चाहिए, ये जो है प्रस्तावित करती है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये नीति ऐसे लिखेंगे, 2020 में 360 डिग्री बहुआयामी उन्नत पत्र जो मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड होगा। आपको पता है अभी जो मार्कशीट रहती है बच्चे की, तो उसमें ज़्यादातर मार्क्स रहते हैं, है ना, जो रिपोर्ट कार्ड आता है। लेकिन अब जो एनईपी जो प्रपोज करती है कि उसका 360 डिग्री का मतलब उसका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए उसके मार्कशीट में। तो वो क्या दर्शाता है, तो तुलना तुलना तो बात ही नहीं की गई है। तो ये बी सही है कि संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति या प्रोग्रेस ऑफ लर्नर कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, ये सही उत्तर हो जाएगा। बाकी क्षमताओं में 8 बिंदु श्रेणी पर पैमाने पर नामांकन, मेहनती करना, ये जो इसका उत्तर नहीं है। आपका ऑप्शन जो 2 है कि जो उनका रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें ये सारी चीज़ें, हर तरह जो फैक्टर है वो चीज़ें रखी जाएंगी। और आपको भी पता होना चाहिए इसमें क्या क्या होना चाहिए। उसमें मार्क्स होंगे होलिस्टिक, जैसे उनके आर्ट्स के मार्क्स होंगे, म्यूज़िक का ग्रेड होगा, कंप्यूटर का होगा, उनका जो बिहेवियर है, क्लीननेस है, सारा उनके हर तरह के जो डेवलपमेंट में ज़रूरी है उसमें हर तरह का प्रोग्रेस जो है उस कार्ड में होगा। इसीलिए उसको नाम दिया गया है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। और आपको ये वीडियो हमारी पसंद लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि और भी लोगों को उसका फ़ायदा मिल जाए। और कंटिन्यू, आज तो ये इसका पहली वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट था। आज आगे भी मैं नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा इस वीडियो के लिए, पुराने भी इंक्लूड कर लूँगा, DSSB एग्ज़ाम वाले जो हैं। और आपको अच्छी तैयारी करनी है अभी से, ताकि हम अच्छा से अच्छा स्कोर करके हम सिलेक्शन पा लें DSSB एग्ज़ाम में। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।